मेरे साथ साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का हम लोग, ठीक है, लास्ट चैप्टर देख रहे हैं। इससे पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर हम लोगों ने मॉड्यूलन के बारे में जाने थे। अब हम लोग यहाँ से जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्था में प्रयुक्त मूल शताब्दी वाली क्या होती है, इस कंटेंट के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं। तो पहला कंटेंट होता है हमारे पास ट्रांसड्यूसर। तो पहला हम लोग जानते हैं ट्रांसड्यूसर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग जो चीज़ देखे थे मॉड्यूलन के बेस पे, किसके बेस पे देखे थे, मॉड्यूलन के बेस पे हम लोग देखे थे। मॉड्यूलन के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है, किस किस के बेसिस पे होता है, किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होता है, वो सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्था में प्रयुक्त मूल शताब्दी वाली में हम लोग ट्रांसड्यूसर के बारे में जानते हैं भाई, कि ट्रांसड्यूसर के बारे में हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है और किस किस के बेसिस होता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा और किस किस के बेसिस होगा, ये सारे चीज़ का हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। क्लियर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रांजिस्टर के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है और किस किस के बेसिस पे होता है, ये सारे चीज़ के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चले जाते हैं कि किस किस के बेसिस पे होते जाता है भाई, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास जो जो चीज़ आएगा उस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास जो जो चीज़ आएगा वो किस किस के बेसिस पे आएगा, किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा, वो सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व करते हुए चलते हैं। क्लियर। तो चलिए उस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, किस किस के बेसिस पे आएगा, सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं भाई। क्लियर। तो चलिए जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ट्रांजिस्टर के बेस पे हमारे पास जो जो चीज़ होता है वो ट्रांजिस्टर के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है और किस किस के बेसिस पे होता है, वो सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास जो चीज़ होता है वो किस बेसिस पे हो जाएगा और किस एंगल के अकॉर्डिंग होता है, वो सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो चलिए जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि ट्रांसफार्मर के बेस पे जो आप लोग पढ़ते थे, ठीक है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आप लोग जो ट्रांसफार्मर के बारे में जो पढ़े थे भाई, ट्रांसफार्मर को लेकर के पढ़े थे, वो ट्रांसफार्मर के बेस पे हम लोग जो चीज़ को लेकर के पढ़े थे उस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हमारे पास जो चीज़ आता था वो किस किस कंटेंट के हिसाब से आता था, वो किस कंटेंट के बेसिस पे होता था, वो सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि वो किस कंटेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा और किस कंटेंट के बेसिस हो जाएगा, उस चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए उस कंटेंट के बेस पे भी हम लोग उस चीज़ को सॉल्व करते हैं जो कि हमारे हिसाब से आता है वो, ठीक है। तो चलिए उस कंटेंट के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में जो जो चीज़ आएगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो पहला ट्रांसड्यूसर के बेस पे, पहला किसके बेस पे है, ट्रांसड्यूसर के बेस पे है। चलिए तो पहला हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ट्रांसड्यूसर के बेस पे है। पहला जो कंटेंट है हमारे पास वो किसके बेस पे है, ट्रांसड्यूसर के बेस पे है। किसके बेस पे है भाई, ट्रांसड्यूसर के बेस पे है। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं कि ट्रांसड्यूसर के बेस पे हमारे पास क्या चीज़ होता है और किसके बेसिस पे होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए ट्रांसड्यूसर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, ये किस बेसिस पे होता है और किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास किस किस के बेसिस पे आएगा और किस किस कंटेंट के हिसाब से आएगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में जो हमारे पास आएगा वो किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस में रहेगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्था में प्रयुक्त मूल शताब्दी, ठीक है, मूल शब्दावली में हम लोग पहला देखेंगे ट्रांसड्यूसर के बारे में। पहला हमारे पास किसके बारे में हो जाएगा, पहला देखेंगे हम लोग ट्रांसड्यूसर के बारे में पहला देखेंगे। पहला हम लोग किसके बारे में देखेंगे भाई, तो पहला हम लोग ट्रांसड्यूसर के बारे में देखेंगे। पहला हम लोग किसके बारे में देखेंगे, ट्रांसड्यूसर के बारे में देखेंगे। पहला हम लोग ट्रांसड्यूसर के बारे में देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्था में प्रयुक्त मूल शताब्दी वाली में देखेंगे। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्था में प्रयुक्त मूल शब्दावली में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्था में प्रयुक्त मूल शब्दावली में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो पहला किस किस कंटेंट के हिसाब से आते जाएंगे, इस चीज़ को देखेंगे। तो पहला देखते हैं संचार तंत्र में मूल संदेशों या सूचनाओं को, ठीक है, जो संचार तंत्र होता है हमारे पास, जो हमारे पास क्या होता है, संचार तंत्र होता है भाई, जो हमारे पास ये संचार तंत्र होता है, क्या तंत्र होता है हमारे पास, जो संचार तंत्र होता है। इस संचार तंत्र में अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो पहला क्या होता है, मूल संदेश। पहला क्या होता है, मूल संदेश। पहला क्या होता है, मूल संदेश होता है, यह मूल संदेशों होता है। और दूसरा क्या होता है भाई, सूचना होता है। जो दूसरा होता है वो क्या होता है, सूचना होता है। जो दूसरा होता है वह सूचनाओं के माध्यम से होता है।
जो दूसरा होता है वो आप लोग का सूचनाओं के माध्यम से होता है। यहाँ पर भी ये मूल संदेश के माध्यम से होता है और ये जो दूसरा होता है वो आप लोग का सूचनाओं के माध्यम से होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्था में प्रयुक्त मूल शब्दावली में हम लोग अगर देखते हैं तो पहला ट्रांसड्यूसर के बेस पे होता है। तो संचार तंत्र में मूल संदेशों या सूचनाओं को उचित ट्रांसड्यूसरों की सहायता से, संचार तंत्र में मूल संदेशों या सूचनाओं को उचित ट्रांसड्यूसरों की सहायता से ठीक है। तो संचार तंत्र में मूल संदेशों या सूचनाओं को उचित ट्रांसड्यूसरों की सहायता से समय परिवर्ती सिग्नलों में परिवर्तित किया जाता है। समय परिवर्ती सिग्नलों में क्या किया जाता है? परिवर्तित किया जाता है। क्या किया जाता है? परिवर्तित किया जाता है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि भाई किस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा। ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि ये किस किस के बेसिस पे हो जाएगा और ये किस किस के कंटेंट के अकॉर्डिंग में होते जाएगा। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास जो जो चीज़ आएगा वो किस किस के बेसिस पे आते जाएगा, ये सारे चीज़ को आप लोग यहाँ से जान सकते हैं। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास जो चीज़ आएगा वो किस किस के बेसिस पे हो जाएगा और किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होगा, वो सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये किस किस के बेसिस पे होगा और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होते जाएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि ये किसके बेसिस पे होगा और किस कंटेंट के हिसाब से हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ये किसके बेसिस पे हो जाएगा और किस कंटेंट के हिसाब से होते जाएगा। क्लियर। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ट्रांसफार्मर के बेस पे जो हम लोग इस चीज़ को देखते थे, किसके बेस पे देखते थे, ट्रांसफार्मर के बेस पे हम लोग देखते थे। किसके बेस पे देखते थे भाई? ट्रांसफार्मर के बेस पे देखते थे। जो ट्रांसफार्मर के बेस पे होता था, ट्रांसफार्मर के बेस पे हमारे पास जो चीज़ आता था, ठीक है, वो किस कंटेंट के हिसाब से आता था और किसके बेस पे आता था, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं। क्लियर। तो ट्रांसफार्मर के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आता है और किस बेसिस पे ये आता है। ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किसके बेसिस पे आएगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये किस किस के बेसिस पे होगा और किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस कंटेंट के बेस पे आपके पास जो जो चीज़ आएगा उस कंटेंट के हिसाब से आप लोग उस चीज़ को क्या कीजिएगा, सॉल्व करते चले जाइएगा। ठीक है। क्योंकि अगर इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आपके पास जो चीज़ आएगा वो किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किस के बेसिस पे रहेगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते जाते हैं भाई कि ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होता है और किस किस के बेसिस पे होते जाता है। ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व आउट करते चले जाते हैं। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग ये दोनों चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं कि ये किसके बेसिस पे आता है और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आता है। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व आउट करते हुए चले जाते हैं। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हमारे पास जो चीज़ आता है वो किस कंटेंट के हिसाब से आएगा और किस किस बेसिस पे आएगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा। चलिए तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि ये किसके बेसिस पे आएगा और किस कंटेंट के हिसाब से आएगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते हुए चलते हैं। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं ये किस किस के बेसिस होता है। तो ट्रांसड्यूसर के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ट्रांसड्यूसर के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, तो ट्रांसड्यूसर के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस कंटेंट के माध्यम से आएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व आउट करते हुए चलते हैं कि ये ट्रांसड्यूसर के माध्यम से हमारे पास क्या क्या चीज़ आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा। इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व आउट करते चले जाते हैं। ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से भी हमारे पास जो चीज़ आएगा वो किस कंटेंट के हिसाब से रहेगा, वो सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते हैं कि ये किस किस के बेसिस पे रहेगा। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हुए चले जाते हैं भाई कि ये किस कंटेंट के हिसाब से होगा। क्लियर। तो चलिए जैसा कि ट्रांसफार्मर के बेस पे आप लोग जो चीज़ जानते थे वो ट्रांसफार्मर के बेस पे क्या होता था और ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को जानते थे, तो ये किस कंटेंट के हिसाब से होता था, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं ये किस किस के बेसिस पे होता है। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है और किस किस के बेसिस पे आते जाता है। ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चलते हैं भाई। ठीक है। कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा। ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं। क्लियर। तो इस कंटेंट हिसाब से हमारे पास क्या आएगा उस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को चलते हुए जानते हैं।
तो चलिए संचार तंत्र जिसको हम लोग देख रहे थे, संचार तंत्र जो कि मूल संदेशों के बेस पे होता है, ठीक है, जो ट्रांसड्यूसर के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किसके माध्यम से, ट्रांसड्यूसर के माध्यम से। संचार तंत्र में मूल संदेशों या सूचनाओं को उचित ट्रांसड्यूसरों की सहायता से, उचित ट्रांसड्यूसरों की सहायता से समय परिवर्तित सिग्नलों में परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें संदेश सिग्नल कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, संदेश सिग्नल कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, संदेश सिग्नल कहते हैं। तो संचार तंत्र में मूल संदेशों या सूचनाओं को उचित ट्रांसड्यूसरों की सहायता से समय परिवर्तित सिग्नलों में परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें संदेश सिग्नल कहा जाता है। जिन्हें क्या संदेश सिग्नल कहा जाता है, संदेश सिग्नल कहा जाता है। तो ये आप लोगों का ट्रांसड्यूसर के बेस पे आता है। ये आप लोगों का किसके बेस पे आता है भाई, तो ये ट्रांसड्यूसर के बेस पे आता है। ये आप लोगों के किसके बेस पे आता है, तो ये आप लोगों के ट्रांसड्यूसर के बेस पे आता है। क्लियर। तो ट्रांसड्यूसर के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो संचार तंत्र में मूल संदेशों या सूचनाओं को उचित ट्रांसड्यूसरों की सहायता से, उचित ट्रांसड्यूसरों की सहायता से समय परिवर्तित सिग्नलों में, समय परिवर्तित सिग्नलों में ठीक है। तो संचार तंत्र में मूल संदेशों या सूचनाओं को उचित ट्रांसड्यूसरों की सहायता से समय परिवर्तित सिग्नलों में परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें संदेश सिग्नल कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, संदेश सिग्नल कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, संदेश सिग्नल कहा जाता है। तो संचार तंत्र में मूल संदेशों या सूचनाओं को उचित ट्रांसड्यूसरों की सहायता से समय परिवर्तित सिग्नलों में परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें संदेश सिग्नल कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, संदेश सिग्नल कहा जाता है। संचार तंत्र में मूल संदेश, संचार तंत्र में मूल संदेशों या सूचनाओं को उचित ट्रांसड्यूसरों की सहायता से, उचित ट्रांसड्यूसरों की सहायता से समय परिवर्ती सिग्नलों में परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें संदेश सिग्नल कहते हैं। जिन्हें संदेश सिग्नल कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्था में प्रयुक्त मूल शब्दावली में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। संचार तंत्र में मूल संदेशों या सूचनाओं को उचित ट्रांसड्यूसरों की सहायता से समय परिवर्तित सिग्नलों में परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें संदेश सिग्नल कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, संदेश सिग्नल कहते हैं। संचार तंत्र में मूल संदेशों या सूचनाओं को उचित ट्रांसड्यूसरों की सहायता से समय परिवर्तित सिग्नलों में परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें संदेश सिग्नल कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, संदेश सिग्नल कहते हैं। तो संचार तंत्र में मूल संदेशों या सूचनाओं को उचित ट्रांसड्यूसरों की सहायता से समय परिवर्तित सिग्नलों में परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें संदेश सिग्नल कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, संदेश सिग्नल कहते हैं भाई। तो जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, संदेश सिग्नल कहते हैं। तो ये आप लोगों के संदेश सिग्नल के अंतर्गत आ जाएगा कि ये दोनों किस कंटेंट के हिसाब से हो जाएगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई कि ये किस कंटेंट के हिसाब से हो जाएगा और किस किस के बेसिस पे होता जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएगा और किस किस के बेसिस पे हो जाएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि किस किस के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, हमारे पास ये किस कंटेंट के हिसाब से हो जाएगा और किस किस के बेसिस पे होते जा रहेगा। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हुए चले जाते हैं। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के हिसाब से आएगा। क्लियर।
चलिए, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं हमारे पास किस किस के बेसिस होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर? तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं। क्लियर? तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास संचार तंत्र मूल संदेशों या सूचनाओं को उचित ट्रांजिस्टरों की सहायता समय परिवर्तित सिग्नलों में परिवर्तित किया जाता है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चले जाते हैं भाई कि ये किस किस के बेसिस पे आते जाएगा और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होते जाएगा। ठीक है, संचार तंत्र मूल संदेशों या सूचनाओं को उचित ट्रांजिस्टरों की सहायता से समय परिवर्तित सिग्नलों में परिवर्तित किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संदेश सिग्नल कहते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, संदेश सिग्नल कहते हैं। क्लियर? तो जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, संदेश सिग्नल कहते हैं। तो संचार तंत्र में मूल संदेशों या सूचनाओं को उचित ट्रांजिस्टरों की सहायता से, ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। चलिए, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, हम क्या 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 आएगा हमारे पास, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखेंगे। क्लियर? तो चलिए, संचार तंत्र मूल संदेशों या सूचनाओं को उचित ट्रांजिस्टरों की सहायता से समय परिवर्तित सिग्नलों में परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें संदेश सिग्नल कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, संदेश सिग्नल कहते हैं। ठीक है, तो एक आप लोग के संदेश सिग्नल से रिलेटेड होता है भाई, ये किस किस कंटेंट के हिसाब से हो जाएगा, इस चीज़ को आप लोग यहाँ से देखते हुए जाएंगे कि ये किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। क्लियर? तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, तो हमारे पास क्या क्या आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए जाते हैं। ठीक है, तो संचार तंत्र में मूल संदेशों या सूचनाओं को उचित ट्रांजिस्टरों की सहायता से समय परिवर्तित सिग्नलों में परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें संदेश सिग्नल कहते हैं। चलिए, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर? इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास जो चीज़ होता है। ठीक है, तो संचार तंत्र मूल संदेशों या सूचनाओं को उचित ट्रांजिस्टरों की सहायता से समय परिवर्तित सिग्नलों में परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें संदेश सिग्नल कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, संदेश सिग्नल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संदेश सिग्नल कहते हैं। क्लियर? तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास जो चीज़ होगा, उस कंटेंट से हमारे पास क्या क्या होगा, इस कंटेंट के अनुसार हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो ट्रांसड्यूसर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो संचार तंत्र में मूल संदेशों या सूचनाओं को उचित ट्रांजिस्टरों की सहायता से समय परिवर्तित सिग्नलों में परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें संदेश सिग्नल कहते हैं। संचार तंत्र में मूल संदेशों या सूचनाओं को उचित ट्रांजिस्टरों की सहायता से समय परिवर्तित सिग्नलों में परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें संदेश सिग्नल कहते हैं। तो संचार तंत्र में मूल संदेशों या सूचनाओं को उचित ट्रांसड्यूसरों की सहायता से समय परिवर्तित सिग्नलों में परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें संदेश सिग्नल कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें संदेश सिग्नल कहते हैं। तो ये संदेश सिग्नल के ये अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, हमारे पास क्या क्या चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो संचार तंत्र मूल संदेशों या सूचनाओं को उचित ट्रांजिस्टरों की सहायता से समय परिवर्तित सिग्नलों में परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें संदेश सिग्नल कहते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, संदेश सिग्नल कहते हैं। तो ये आप लोगों को संदेश सिग्नल के अकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगा भाई। ठीक है, संदेश सिग्नल। चलिए, तो ये आप लोगों के संदेश सिग्नल के अकॉर्डिंग में हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए इस संदेश सिग्नल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, हमारे पास क्या क्या आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा। क्लियर? तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या आएगा, तो इस क्वेश्चन के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर? तो चलिए संचार तंत्र में मूल संदेशों या सूचनाओं को उचित ट्रांजिस्टरों की सहायता से समय परिवर्तित सिग्नलों में परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें संदेश सिग्नल कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, संदेश सिग्नल कहते हैं। क्लियर? तो चलिए उस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या होगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो चलिए संचार तंत्र में मूल संदेशों या सूचनाओं को उचित ट्रांजिस्टरों की सहायता से समय परिवर्तित सिग्नलों में परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें संदेश सिग्नल कहते हैं। संचार तंत्र में मूल संदेशों या सूचनाओं को उचित ट्रांजिस्टरों की सहायता से समय परिवर्तित सिग्नलों में परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें संदेश सिग्नल कहते हैं। चलिए तो उस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आएगा, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर? तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से ये क्वेश्चन किस बेस पे आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो संचार तंत्र में मूल संदेशों या सूचनाओं को उचित ट्रांजिस्टरों की सहायता से समय परिवर्तित सिग्नलों में परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें संदेश सिग्नल कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, संदेश सिग्नल कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्था में प्रयुक्त मूल शब्दावली क्या क्या चीज़ आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं।
तो संचार तंत्र में मूल संदेशों या सूचनाओं को उचित ट्रांजिस्टरों की सहायता से समय परिवर्तित सिग्नलों में परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें संदेश सिग्नल कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? संदेश सिग्नल कहते हैं। तो संचार तंत्र में मूल संदेशों या सूचनाओं को उचित ट्रांजिस्टरों की सहायता से समय परिवर्तित सिग्नलों में परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें संदेश सिग्नल कहते हैं। चलिए, तो संदेश सिग्नल तो हो गया भाई। अब सिग्नल के प्रकार को देखते हैं। सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं? संदेश सिग्नल 2 प्रकार के होते हैं हमारे पास। संदेश सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं? तो संदेश सिग्नल 2 प्रकार के होते हैं। यहां से हम लोग इस चीज को देखते हैं। ये संदेश सिग्नल हो गया, ठीक है। संदेश सिग्नल 2 प्रकार के होते हैं। संदेश सिग्नल 2 प्रकार के होते हैं। संदेश सिग्नल 2 प्रकार के होते हैं। संदेश सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं? तो संदेश सिग्नल 2 प्रकार के होते हैं। एनालॉग सिग्नल होता है और डिजिटल सिग्नल होता है। एनालॉग सिग्नल होता है और डिजिटल सिग्नल होता है, ठीक है। एनालॉग सिग्नल होता है और क्या होता है? डिजिटल सिग्नल होता है। क्लियर? तो चलिए, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या क्या चीज़ होगा, इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। चलिए, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल के बेस पे। क्लियर? तो चलिए, यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो एनालॉग सिग्नल वह सिग्नल होता है जो समय के साथ लगातार परिवर्तित होते रहता है। यह समय का सतत फलन होता है, जिसका आयाम अथवा ताक्षणिक मान सतत होता है। क्लियर? तो चलिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्लियर? यहाँ रोको। तो जैसा कि देख रहे थे हम लोग सिग्नल के बारे में। तो संदेश सिग्नल 2 प्रकार के होते हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। संदेश सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं भाई। संदेश सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला होता है एनालॉग सिग्नल और दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल। पहला होता है एनालॉग सिग्नल, दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल, ठीक है। तो एक आप लोगों का एनालॉग सिग्नल होता है, दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल। क्लियर? तो चलिए, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। संदेश सिग्नल 2 प्रकार के होते हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल और क्या होता है? डिजिटल सिग्नल होता है, ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल के बेस पे देखते हैं और एक डिजिटल सिग्नल के बेस पे देखते हैं, ठीक है। तो एक एनालॉग सिग्नल के बेस पे देखते हैं, दूसरा हम लोग डिजिटल सिग्नल के बेस पे देखते हैं। क्लियर? तो संदेश सिग्नल 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा आप लोगों का एनालॉग, पहला हो जाएगा एनालॉग सिग्नल, दूसरा हो जाएगा डिजिटल सिग्नल। पहला एनालॉग सिग्नल, दूसरा डिजिटल सिग्नल, ठीक है। पहला एनालॉग सिग्नल हो जाएगा, दूसरा डिजिटल सिग्नल हो जाएगा, ठीक है। तो संदेश सिग्नल 2 प्रकार के होते हैं। एक आप लोगों का एनालॉग सिग्नल होता है, दूसरा आप लोग क्या हो जाएगा? डिजिटल सिग्नल हो जाएगा। तो एक एनालॉग सिग्नल, दूसरा डिजिटल सिग्नल के बेस हो जाएगा, ठीक है। तो सिग्नल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। संदेश सिग्नल 2 प्रकार के होते हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। एनालॉग सिग्नल के बेस पे हम लोग पहला, अब इसको डिस्क्राइब करता हूँ भाई मैं एनालॉग सिग्नल के बेस पे कि एनालॉग सिग्नल वह सिग्नल होता है जो समय के साथ लगातार परिवर्तित होते रहता है। एनालॉग सिग्नल वह सिग्नल होता है जो समय के साथ क्या होते रहता है भाई? परिवर्तित होते रहता है। क्या होते रहता है? परिवर्तित होते रहता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का परिवर्तित होते रहता है। एनालॉग सिग्नल वह सिग्नल होता है जो समय के साथ लगातार परिवर्तित होते रहता है। यह समय का सतत फलन होता है, जिसका आयाम तथा ताक्षणिक मान क्या होता है? सतत होते रहता है। क्या होते रहता है भाई? ये भी आप लोगों का सतत होते रहता है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि किस किस कंटेंट के हिसाब से हो जाएगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। क्लियर? तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये किस किस कंटेंट के हिसाब से होते जाएगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। क्लियर? तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं कि किस किस कंटेंट के हिसाब से होगा और किस किस के बेसिस पे होगा। क्लियर? तो चलिए, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि ये किस किस के बेसिस पे होते जाता है और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होते जाता है। क्लियर? तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को आगे सॉल्व कर सकते हैं कि ये किस किस कंटेंट के हिसाब से होते जाएगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। क्लियर? तो चलिए, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चलते हैं। क्लियर? तो चलिए, इस कंटेंट के अनुसार हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है और किस किस के बेसिस पे आते जाता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हुए चले जाते हैं कि ये किस किस के कंटेंट के हिसाब से आते जाएगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। क्लियर? तो चलिए, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या चीज़ आएगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं। ये किस कंटेंट के हिसाब से आएगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। क्लियर? तो जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर ये जो चीज़ सॉल्व किए थे, ये किस कंटेंट के हिसाब से आता था,
और किस किस के बेसिस पे आते जाता था, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व कर सकते हैं कि किस कंटेंट के हिसाब से आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा। ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो एनालॉग सिग्नल वह सिग्नल होता है, एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल वह सिग्नल होता है। देखिए एनालॉग सिग्नल वह सिग्नल होता है, एनालॉग सिग्नल वह सिग्नल होता है भाई। देखिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि एनालॉग सिग्नल वह सिग्नल होता है, एनालॉग सिग्नल वह सिग्नल होता है। क्लियर। एनालॉग सिग्नल वह सिग्नल होता है। इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये किस किस के बेसिस पे होता है। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये किस किस के बेसिस पे होगा और किस किस कंटेंट के अनुसार होगा। ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि भाई ये किस कंटेंट के हिसाब से हो जाएगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को क्या जान सकते हैं, जान सकते हैं। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि ये किस किस के बेसिस पे हो जाएगा और किस किस कंटेंट के हिसाब से होते जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यदि आप लोगों के पास ये चीज़ दिया गया है सिग्नल के बेसिस पे कि सिग्नल वह सिग्नल, एनालॉग सिग्नल वह सिग्नल होता है जो समय के साथ लगातार परिवर्तित होते रहता है। लगातार क्या होते रहता है भाई, लगातार वह आप लोगों का परिवर्तित होते रहता है। लगातार क्या होते रहता है, लगातार वह परिवर्तित होते रहता है। लगातार वह क्या होते रहता है, लगातार वह परिवर्तित होते रहता है। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब आप लोग इस चीज़ को देखेंगे कि वो किस किस के बेसिस पे होता है, किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होता है, ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से जान सकते हैं कि भाई कि ये किस कंटेंट के अनुसार होगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। तो ये किस कंटेंट के अनुसार होगा और किस किस के बेसिस के अनुसार होगा और किस के बेसिस के बेस पे होगा। ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई कि ये किस के अनुसार होगा और किस किस के बेसिस पे होगा। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं ये किस के बेसिस पे होगा और किस किस कंटेंट के अनुसार से होगा। क्लियर। तो चलिए इस बेसिस पे हमारे पास जो कंटेंट होगा वो किसके बेसिस पे होगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के अनुसार से हमारे पास जो जो चीज़ आएगा, जो जो कंटेंट के बेसिस पे होते जाएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते जाते हैं। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के अनुसार हमारे पास जो ट्रांसड्यूसर होता है, जो ट्रांसफार्मर के बेस पे हम लोग पढ़ते थे पहले, किसके बेस पे पढ़ते थे, जो ट्रांसफार्मर के बेस पे हम लोग जो चीज़ पढ़ते थे भाई, किसके बेस पे पढ़ते थे, जो हम लोग ट्रांसफार्मर के बेस पे पढ़ते थे। किसके बेस पे पढ़ते थे हम लोग, जो चीज़ को ट्रांसफार्मर के बेस पे हम लोग जो चीज़ पढ़ते थे, जो ट्रांसफार्मर के अनुसार होता था, ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंग में जो होता था, उस ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंग में हमारे पास जो चीज़ होता है वो किस किस के बेसिस होता है, ये सारे कंटेंट को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो एनालॉग सिग्नल वह सिग्नल होता है जो समय के साथ लगातार परिवर्तित होते रहता है। एनालॉग सिग्नल वह सिग्नल होता है जो समय के साथ लगातार परिवर्तित होते रहता है। यह समय का सतत फलन होता है जिसका आयाम अथवा ताक्षणिक मान सतत होता है। एनालॉग सिग्नल वह सिग्नल होता है जो समय के साथ लगातार परिवर्तित होते रहता है। यह समय का सतत फलन होता है जिसका आयाम अथवा ताक्षणिक मान सतत होता है। एनालॉग सिग्नल वह सिग्नल होता है जो समय के साथ लगातार परिवर्तित होते रहता है। यह समय का सतत फलन होता है जिसका आयाम अथवा ताक्षणिक मान सतत होता है। एनालॉग सिग्नल वह सिग्नल होता है जो समय के साथ लगातार परिवर्तित होते रहता है। यह समय का सतत फलन होता है जिसका आयाम अथवा ताक्षणिक मान सतत होता है। तो संदेश सिग्नल दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। संदेश सिग्नल दो प्रकार के होते हैं, एक आप लोगों का एनालॉग सिग्नल होता है और दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल होता है भाई। एक आप लोगों का एनालॉग सिग्नल के बेस होता है, एक आप लोगों का डिजिटल सिग्नल के बेस होता है। तो इस चीज़ को आप लोग देखते रहिएगा कि एक आप लोगों का किस किस के बेसिस पे होते जाता है। ठीक है। तो इस कंटेंट के अनुसार से आप लोग जब भी इस चीज़ को देखेंगे ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होगा, किसके बेसिस पे हो जाएगा, ये सारे चीज़ को आप लोग यहाँ से देखते हुए चले जाएंगे कि किस किस कंटेंट के अनुसार होगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। क्लियर। तो इस कंटेंट के अनुसार से हमारे पास जो भी चीज़ आएगा वो किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस में रहेगा, ये सारे चीज़ को आप लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं भाई। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी अगर आप लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो इस कंटेंट के हिसाब से आपके पास जो जो चीज़ आएगा वो किस किस के बेसिस पे आते जाएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, ये किस किस के बेसिस पे आते जा रहा है, किस किस कंटेंट के हिसाब से आते जाएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं भाई। चलिए तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं ये किसके बेसिस पे हो जाएगा और किस कंटेंट के हिसाब से होते जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं।
ठीक है। तो जैसे कि संदेश सिग्नल दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। संदेश सिग्नल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एनालॉग सिग्नल और दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल वह सिग्नल होता है जो समय के साथ लगातार परिवर्तित होते रहता है। यह समय का सतत फलन होता है जिसका आयाम अथवा ताक्षणिक मान होता है। जिसका आयाम वो क्या होता है, ताक्षणिक मान होता है। जिसका आयाम वो क्या होता है भाई, ताक्षणिक मान होता है। ठीक है, तो इसका आयाम व ताक्षणिक क्या होता है, मान के बेस पे होता है। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये किसके बेसिस पे हो जाएगा और किस कंटेंट के हिसाब से होते जाएगा। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से आप लोग इस चीज़ को देखोगे तो ये किसके बेसिस पे हो जाएगा और किस कंटेंट के हिसाब से हो जाएगा, ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो ये कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई। ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास जो जो चीज़ आएगा वो किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते जाते हैं। ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट के अनुसार हमारे पास जो भी चीज़ आएगा वो किस बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास जो भी चीज़ आएगा वो किस किस के बेसिस पे आएगा और किस कंटेंट के हिसाब से आएगा, वो सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास जो भी चीज़ आएगा वो किस किस के बेसिस पे आएगा और किस किस कंटेंट के अनुसार आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई कि ये किस कंटेंट के हिसाब से आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये इसके हिसाब से हम लोग इस चीज़ को चलते हैं। क्लियर। तो चलिए यहाँ से हमारे पास जो कंटेंट आएगा वो आप लोगों का किस किस के बेसिस पे हो जाएगा और किस किस कंटेंट के अनुसार हो जाएगा, वो सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं। ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट के बेसिस पे हमारे पास जो भी चीज़ आएगा वो किस किस कंटेंट के हिसाब से आएगा, सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो एनालॉग सिग्नल वह सिग्नल होता है जो समय के साथ लगातार परिवर्तित होते रहता है। यह समय का सतत फलन होता है जिसका आयाम अथवा ताक्षणिक मान सतत होता है। जिसका आयाम अथवा ताक्षणिक मान क्या होता है, सतत होता है। जिसका आयाम व ताक्षणिक मान क्या होता है भाई, सतत होता है। क्लियर। तो ये आप लोगों का इस कंटेंट के बेसिस पे भी हो जाएगा कि अगर आप लोगों को एनालॉग सिग्नल के बेस पे जो चीज़ जानना रहेगा, एनालॉग सिग्नल वह सिग्नल होता है जो समय के साथ लगातार परिवर्तित होते रहता है। यह समय का सतत फलन होता है जिसका आयाम अथवा ताक्षणिक मान क्या होता है, सतत होता है। क्लियर। तो चलिए इसका आगे कंटेंट को देखते हैं भाई। किसी सिग्नल में आवृत्ति के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। किसी सिग्नल में देखिए, किसी सिग्नल में आवृत्ति के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। श्रव्य सिग्नल की बैंड चौड़ाई, श्रव्य सिग्नल की बैंड चौड़ाई 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच होती है। क्लियर। तो किसी सिग्नल में, यहाँ से हम लोग देखते हैं, किसी सिग्नल में आवृत्ति के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। क्या कहते हैं, बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई कहते हैं। श्रव्य सिग्नल की बैंड चौड़ाई 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच होती है। ठीक है। तो किसी सिग्नल में आवृत्ति के परास को किसी आवृत्ति के परास को ना हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि किसी सिग्नल में आवृत्ति के परास को जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, तो ये किस किस कंटेंट के अनुसार होगा और किस किस के बेसिस पे होगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। ये किस किस कंटेंट के अनुसार होगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो ये किस किस कंटेंट के हिसाब से होते जाएगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये किस कंटेंट के हिसाब से हो जाएगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो हमारे पास जो चीज़ आता है वो किस किस कंटेंट के अनुसार आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के अनुसार से जब हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो चीज़ आएगा वो किसके किसके बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं भाई। ये किस कंटेंट के हिसाब से आएगा और किसके किसके बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से जान सकते हैं।
सकते हैं। किसी सिग्नल में आवृत्ति के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। किसी सिग्नल में आवृत्ति के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। श्रव्य सिग्नल की बैंड चौड़ाई 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच होती है। किलो हर्ट्ज के बीच होती है, ठीक है। इतने हर्ट्ज के बीच में ये होती है भाई, ठीक है। तो इस हर्ट्ज के बीच में आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये किस कंटेंट के अनुसार होगा और किसके बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से आपके पास जो चीज़ आएगा वो किस कंटेंट के हिसाब से हो जाएगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। ये सारे चीज़ को आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते जाते हैं। किसी सिग्नल में आवृत्ति के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। श्रव्य सिग्नल की बैंड चौड़ाई 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच होती है। क्लियर। तो 20 किलो हर्ट्ज के बीच ये आप लोगों के पास होती है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये किस कंटेंट के हिसाब से होगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। ये सारे चीज़ को आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि ये किस किस के बेसिस पे होते जाएगा और किस किस कंटेंट के हिसाब से होते जाएगा। ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये किस कंटेंट के हिसाब से हो जाएगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हुए चले जाते हैं। ये किस किस कंटेंट के हिसाब से होगा, किस किस के बेसिस होगा। किसी सिग्नल में आवृत्ति के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। श्रव्य सिग्नल की बैंड चौड़ाई 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच होती है। 20 किलो हर्ट्ज के बीच होती है। क्लियर। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा कि आप लोगों का ये जो कंटेंट के माध्यम से जो होती है कि किसी सिग्नल में आवृत्ति के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। श्रव्य सिग्नल की बैंड चौड़ाई 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच होती है। 20 किलो हर्ट्ज के बीच होती है। क्लियर। तो ये आप लोगों को 20 किलो हर्ट्ज के बीच होती है भाई। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि आप लोगों के किस कंटेंट के हिसाब से होती है। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब भी आप लोग इस चीज़ को देखिएगा तो इस कंटेंट के हिसाब से आपके पास क्या क्या चीज़ आता है और किस किस के बेसिस पे आते जाता है, ये सारे चीज़ को आप लोग यहाँ से जान सकते हैं। और ये कंटेंट के हिसाब से भी इस चीज़ को आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से आप लोग इस चीज़ को सॉल्व कीजिएगा कि किसी सिग्नल में आवृत्ति के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। श्रव्य सिग्नल की बैंड चौड़ाई 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच होती है। 20 किलो हर्ट्ज के बीच होती है। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई कि किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते जाएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा। क्लियर। तो चलिए जैसे कि आप लोग ये चीज़ जानते हैं किसी सिग्नल में आवृत्ति के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। श्रव्य सिग्नल की बैंड चौड़ाई 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच होती है। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच होती है। 20 किलो हर्ट्ज के बीच होती है भाई। क्लियर। तो इस कंटेंट के मामले में आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि ये किसके कारण होगा और किसके बेसिस पे हो जाएगा। ये सारे चीज़ को आप लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं कि ये किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा और किसके बेसिस पे होगा। ये सारे चीज़ को आप लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। तो ये किस कंटेंट के हिसाब से हो जाएगा और किसके बेसिस पे हो जाएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो जो चीज़ आ रहा है उस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। क्लियर। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो भी चीज़ है उस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास जो भी चीज़ है उस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के अनुसार हमारे पास जो भी चीज़ है उस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो किसी सिग्नल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। किसके बेस पे करते हैं, किसी सिग्नल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सिग्नल के बेस पे हमारे पास क्या आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है। तो सिग्नल के बेसिस पे हमारे पास जो भी चीज़ आएगा वो चीज़ किस कंटेंट के हिसाब से आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखेंगे। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो ये किस किस कंटेंट के अनुसार आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है। तो ये किसके कंटेंट में आएगा और किस कंटेंट के अनुसार से आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के अनुसार हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किस किस के बेसिस पे आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्लियर। तो चलिए किसी सिग्नल में आवृत्ति के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। किसी सिग्नल में आवृत्ति के परास को क्या कहते हैं, बैंड चौड़ाई कहते हैं। किसी सिग्नल में आवृत्ति के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। श्रव्य सिग्नल की बैंड चौड़ाई 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच होती है। श्रव्य सिग्नल की बैंड चौड़ाई 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच होती है। तो किसी सिग्नल में आवृत्ति को देखिए, किसी सिग्नल में आवृत्ति के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं।
जो कि श्रव्य सिग्नल के बैंड चौड़ाई के बेस पे होती है, जो कि श्रव्य सिग्नल के किसके बेस होती है, बैंड चौड़ाई के बेस पे होती है। क्लियर। तो किसी सिग्नल में आवृत्ति के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। श्रव्य सिग्नल की बैंड चौड़ाई 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज के बीच होती है, 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज के बीच होती है। क्लियर। डिजिटल सिग्नल के बारे में आप प्रवेश करते हैं भाई। डिजिटल सिग्नल किसके किसके बेस होता है, ये किस किस काउंटिंग के हिसाब से हो जाएगा, ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो डिजिटल सिग्नल के बेस पे जब हम लोग इस चीज को जानते हैं, एनालॉग सिग्नल के बेस पे हम लोग देख रहे थे, अब डिजिटल सिग्नल के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। किसके बेस पे देखते हैं, डिजिटल सिग्नल के बेस पे, जो कि अंकीय अंकों के रूप में रहता है, जो कि किसके रूप में रहता है, अंकों के रूप में रहता है, अंकीय पद्धति के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है भाई, अंकीय के रूप में रहता है, मतलब अंकीय पद्धति के रूप में रहता है। तो डिजिटल सिग्नल के बेस हम लोग इस चीज को देखते हैं। डिजिटल सिग्नल असतत सिग्नल होता है। डिजिटल सिग्नल असतत सिग्नल होता है, जो केवल असतत समय पर ही परिभाषित होता है, जो केवल असतत समय पर ही क्या होता है, परिभाषित होता है। यह स्पंदों का एक समूह होता है जिनके स्तर एक जैसे होते हैं, जिनके स्तर क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। क्लियर। तो डिजिटल सिग्नल असतत सिग्नल होता है। डिजिटल सिग्नल असतत सिग्नल होता है, जो केवल असतत समय पर ही परिभाषित होता है। यह स्पंदों का एक समूह होता है जिनके स्तर एक जैसे होते हैं, जिनके स्तर क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। डिजिटल सिग्नल असतत सिग्नल होता है, जो केवल असतत समय पर ही परिभाषित होता है। यह स्पंदों का एक समूह होता है जिनके स्तर एक जैसे होते हैं, जिनके स्तर क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। डिजिटल सिग्नल असतत सिग्नल होता है, जो केवल असतत समय पर ही परिभाषित होता है। यह स्पंदों का एक समूह होता है जिनके स्तर एक जैसे होते हैं। तो डिजिटल सिग्नल के बेस से हम लोग इस चीज को देखते हैं। चलिए, डिजिटल सिग्नल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, ये किस बेसिस पे होता है। डिजिटल सिग्नल असतत सिग्नल होता है, जो केवल असतत समय पर ही परिभाषित होता है। यह स्पंदों का एक समूह होता है जिनके स्तर एक जैसे होते हैं, जिनके स्तर क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो डिजिटल सिग्नल असतत सिग्नल होता है। डिजिटल सिग्नल असतत सिग्नल होता है, जो केवल असतत समय पर ही परिभाषित होता है, जो केवल असतत समय पर ही क्या होता है, परिभाषित होता है, जिनके स्तर एक जैसे होते हैं। ठीक है। तो डिजिटल सिग्नल असतत सिग्नल होता है। डिजिटल सिग्नल असतत सिग्नल होता है, जो केवल असतत समय पर ही परिभाषित होता है, असतत समय पर ही परिभाषित होता है। यह स्पंदों का एक समूह होता है जिनके स्तर एक जैसे होते हैं, जिनके स्तर कितने जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं भाई। ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं भाई कि डिजिटल सिग्नल के बेस पे आपके पास क्या आएगा, ये किस किस के बेसिस पे आएगा। क्लियर। तो डिजिटल सिग्नल अंकीय के माध्यम से होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 के माध्यम से। डिजिटल सिग्नल असतत सिग्नल होता है। डिजिटल सिग्नल क्या होता है भाई, असतत सिग्नल होता है। डिजिटल सिग्नल क्या होता है, असतत सिग्नल होता है। डिजिटल सिग्नल क्या होता है, असतत सिग्नल होता है। क्लियर। तो इस कंटेंट को आप लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई कि डिजिटल सिग्नल क्या होता है, असतत सिग्नल होता है। डिजिटल सिग्नल क्या होता है, असतत सिग्नल होता है। क्लियर। तो डिजिटल सिग्नल यहाँ से हमारे पास जो होता है वो किस किस के बेसिस हो जाएगा भाई, असतत सिग्नल के बेस हो जाएगा। किसके बेस हो जाएगा, असतत सिग्नल के बेस पे हो जाएगा। तो डिजिटल सिग्नल क्या होता है, असतत सिग्नल के बेस पे होता है हमारे पास। किसके कंटेंट के हिसाब से होता है, तो असतत सिग्नल के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि किस किस कंटेंट के हिसाब से होगा और किस किस के एकोर्डिंग में होगा। ये सारे चीज़ को आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। क्लियर। तो चलिए, इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं। क्लियर। तो डिजिटल सिग्नल असतत सिग्नल होता है। डिजिटल सिग्नल क्या होता है भाई, असतत सिग्नल होता है। डिजिटल सिग्नल क्या होता है, असतत सिग्नल होता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। डिजिटल सिग्नल क्या होता है, एक असतत सिग्नल होता है। डिजिटल सिग्नल क्या होता है, एक असतत सिग्नल होता है। डिजिटल सिग्नल क्या होता है, एक असतत सिग्नल होता है। डिजिटल सिग्नल क्या होता है, एक असतत सिग्नल होता है, जो असतत समय पर ही परिभाषित होता है, जो असतत समय पर ही क्या होता है, परिभाषित होता है। यह स्पंदों का एक समूह होता है। यह स्पंदों का एक समूह होता है जिनके स्तर एक जैसे होते हैं। यह स्पंदों का एक समूह होता है जिनके स्तर एक जैसे होते हैं। डिजिटल सिग्नल असतत सिग्नल होता है, जो केवल एक असतत समय पर ही परिभाषित होता है। यह स्पंदों का एक समूह होता है जिनके स्तर एक जैसे होते हैं। डिजिटल सिग्नल में धारा या वोल्टेज के मान सतत नहीं होते हैं। डिजिटल सिग्नल में धारा या वोल्टेज के मान सतत नहीं होते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा भाई कि डिजिटल सिग्नल में धारा या वोल्टेज के मान सतत नहीं होते हैं, अपितु दो स्तर के ही होते हैं। अपितु दो स्तर के ही होते हैं, जिन्हें 0 या 1 से प्रदर्शित किया जाता है। जिन्हें 0 या 1 से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है।
जीरो के बेस पे यहाँ पर ओपन ऑफ या लो को तथ्य, ठीक है, तो जीरो के बेस पे ओपन ऑफ को किया जाता है तथा अथवा लो को 1 के बेस पे, 1 को क्लोज के बेस पे ऑन तथा हाई को प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर डिजिटल सिग्नल में हम लोग धारा या वोल्टेज के मान को हम लोग सतत नहीं करते हैं, कंटिन्यूअस के बेस पे आप लोग के पास नहीं होता है। क्लियर। तो इस चीज को आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं, डिजिटल सिग्नल डिजिटल सिग्नल असतत सिग्नल होता है, असतत सिग्नल होता है, जो केवल असतत समयों पर ही, जो केवल असतत समयों पर ही, असतत समयों पर ही, असतत समयों पर ही, समयों पर ही परिभाषित होता है, परिभाषित होता है। यह स्पंदों का एक यह स्पंदों का एक समूह होता है, एक समूह होता है जिनके स्तर एक जैसे होते हैं, जिनके स्तर एक जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है। तो डिजिटल सिग्नल के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं भाई, डिजिटल सिग्नल के बेस पे देखते हैं, डिजिटल सिग्नल के बेस पे देखते हैं। डिजिटल सिग्नल असतत सिग्नल होता है जो केवल असतत समयों पर ही परिभाषित होता है। डिजिटल सिग्नल असतत सिग्नल होता है जो केवल असतत समयों पर ही परिभाषित होता है। यह स्पंदों का एक समूह होता है जिनके स्तर एक जैसे होते हैं। डिजिटल सिग्नल असतत सिग्नल होता है डिजिटल सिग्नल असतत सिग्नल होता है जो केवल असतत समय पर ही परिभाषित होता है। यह स्पंदों का एक समूह होता है जिनके स्तर एक जैसे होते हैं, जिनके स्तर क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। डिजिटल सिग्नल असतत सिग्नल होता है, डिजिटल सिग्नल असतत सिग्नल होता है जो केवल असतत समय पर ही परिभाषित होता है, जो असतत समय पर ही परिभाषित होता है। यह स्पंदों का एक समूह होता है जिनके स्तर एक जैसे होते हैं, जिनके स्तर क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। डिजिटल सिग्नल असतत सिग्नल होता है, डिजिटल सिग्नल असतत सिग्नल होता है जो केवल असतत समय पर ही परिभाषित होता है, असतत समय पर ही परिभाषित होता है। यह स्पंदों का एक समूह होता है जिनके स्तर एक जैसे होते हैं, जिनके स्तर एक जैसे होते हैं। तो डिजिटल सिग्नल असतत सिग्नल होता है जो केवल असतत समय पर ही परिभाषित होता है, जो असतत समय पर ही परिभाषित होता है। यह स्पंदों का एक समूह होता है जिनके स्तर एक जैसे होते हैं, जिनके स्तर क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो डिजिटल सिग्नल असतत सिग्नल होता है, डिजिटल सिग्नल असतत सिग्नल होता है जो केवल असतत समय पर ही परिभाषित होता है, असतत समय पर ही परिभाषित होता है। यह स्पंदों का एक समूह होता है जिनके स्तर एक जैसे होते हैं, जिनके स्तर क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो डिजिटल सिग्नल में धारा या वोल्टेज के मान सतत नहीं होते हैं, डिजिटल सिग्नल में धारा या वोल्टेज का मान सतत नहीं होते हैं, अपितु दो स्तर के ही होते हैं, दो स्तर के ही होते हैं जिन्हें 0 या 1 से प्रदर्शित किया जाता है, जिन्हें 0 या 1 से प्रदर्शित किया जाता है, जो कि ओपन ऑफ या लो को 1 से या क्लोज से ऑन को हाई के बेस से हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। किसके बेस से करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो डिजिटल सिग्नल के बेस से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। कई बार आप लोग कई अगर प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वहाँ पर आप लोग बार कोड के बेस पे दिया रहता है, वही बार कोड के बेस पे आप लोग को वहाँ पर ये डिसाइडेड रहता है कि वो सिग्नल के बेस पे किस किस से, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नल असतत सिग्नल होता है, ठीक है, सतत नहीं रहता है, असतत रहता है। जैसे कि असतत अस्थायी के बेस पे रहता है ना, अथक कथक प्रयास बोलते हैं, उसी कंटेंट के हिसाब से होता है। डिजिटल सिग्नल असतत सिग्नल होता है जो केवल असतत समय पर ही परिभाषित होता है। यह स्पंदों का एक समूह होता है जिनके स्तर एक जैसे होते हैं, जिनके स्तर क्या होते हैं भाई, एक जैसे होते हैं। यह स्पंदों का एक समूह होता है जिनके स्तर क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, और एक जैसे यहाँ पर क्या करते हैं, दिखाई भी देते हैं। क्लियर। तो इस कंटेंट के अनुसार से आप लोगों के पास ये जो सारे चीज़ आएगा वो किस किस इस कंटेंट के हिसाब से आते जाएगा, ये सारे चीज़ को आप लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई कि किस किस कंटेंट के अनुसार से आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि ये किस कंटेंट के हिसाब से आएगा
और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को जानेंगे तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किस कंटेंट के हिसाब से आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। ये डिजिटल सिग्नल असतत सिग्नल होता है जो केवल असतत समय पर ही परिभाषित होता है। यह स्पंदों का एक समूह होता है जिनके स्तर एक जैसे होते हैं। जिनके स्तर क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। जिनके स्तर क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं भाई। ठीक है। तो जिनके स्तर क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई ये किस कंटेंट के हिसाब से हो जाएगा, किस किस के बेसिस पे हो जाएगा, ये सारे चीज़ को आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो डिजिटल सिग्नल असतत सिग्नल होता है जो केवल असतत समय पर ही परिभाषित होता है। यह स्पंदों का एक समूह होता है जिनके स्तर एक जैसे होते हैं। डिजिटल सिग्नल में धारा या वोल्टेज के मान सतत नहीं होते अपितु दो स्तर के ही होते हैं जिन्हें 0 या 1 से प्रदर्शित किया जाता है। ओपन ऑफ के बेस से हमारे पास ये कंटेंट के अनुसार आते जाते हैं। क्लियर। चलिए डिजिटल संचार की विशेषताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 नंबर का भाई। ठीक है। ये 4 नंबर का अक्सर एग्जाम में आता है, अक्सर बार पूछा गया, कई बार इस चीज़ को पूछा जा चुका है कि डिजिटल संचार की विशेषताएं लिखिए। इस चैप्टर से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिजिटल संचार। इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, डिजिटल संचार है। इस क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिजिटल संचार। ठीक है। तो चलिए डिजिटल संचार में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते जाते हैं भाई कि डिजिटल संचार में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। डिजिटल संचार में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। डिजिटल संचार में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। डिजिटल संचार में क्या होती है, निम्नलिखित विशेषताएं होती है। तो डिजिटल संचार में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला देखते हैं, डिजिटल सिग्नल स्पंद के रूप में होते हैं, पल्स के रूप में होते हैं। डिजिटल सिग्नल स्पंद जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्स के रूप में होते हैं। ठीक है। तो पहला कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो डिजिटल संचार में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला होता है डिजिटल सिग्नल स्पंद के रूप में होते हैं। लॉजिक गेटों का उपयोग करके इन्हें आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। लॉजिक गेटों का उपयोग करके इन्हें आसानी से क्या किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। लॉजिक गेटों का उपयोग करके इन्हें आसानी से क्या किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। क्लियर। तो चलिए डिजिटल संचार में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। डिजिटल संचार में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। डिजिटल सिग्नल स्पंद के रूप में होते हैं। डिजिटल सिग्नल किसके रूप में होते हैं, स्पंद के रूप में होते हैं। डिजिटल सिग्नल किसके रूप में होते हैं भाई, स्पंद के रूप में होते हैं। डिजिटल सिग्नल किसके रूप में होते हैं, तो स्पंद के रूप में होते हैं। लॉजिक गेटों का उपयोग करके इन्हें आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। लॉजिक गेटों का उपयोग करके इन्हें आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। डिजिटल सिग्नल स्पंद के रूप में होते हैं। लॉजिक गेटों का उपयोग करके इन्हें आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। तो डिजिटल संचार की विशेषताएं जानते हैं भाई हम लोग। तो डिजिटल संचार में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। डिजिटल संचार में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। डिजिटल संचार में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला विशेषताएं हम लोग इस चीज को देखते हैं, डिजिटल सिग्नल स्पंद के रूप में होते हैं। पहला देखते हैं, डिजिटल सिग्नल स्पंद के रूप में होते हैं। पहला हम लोग इस चीज को देखते हैं, डिजिटल सिग्नल पल्स के रूप में होते हैं। डिजिटल सिग्नल किसके रूप में होते हैं, स्पंद के रूप में होते हैं। लॉजिक गेटों का उपयोग करके इन्हें आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। तो डिजिटल सिग्नल स्पंद के रूप में होते हैं। लॉजिक गेटों का उपयोग करके इन्हें आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। डिजिटल सिग्नल स्पंद के रूप में होते हैं। लॉजिक गेटों का उपयोग करके इन्हें आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। तो डिजिटल सिग्नल स्पंद के रूप में होते हैं। लॉजिक गेटों का उपयोग करके इन्हें आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। तो डिजिटल संचार की मुख्यतः निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला क्या होती है, डिजिटल संचार में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला, डिजिटल सिग्नल स्पंद के रूप में होते हैं। लॉजिक गेटों का उपयोग करके इन्हें आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। डिजिटल सिग्नल स्पंद के रूप में होते हैं। लॉजिक गेटों का उपयोग करके इन्हें आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। डिजिटल सिग्नल स्पंद के रूप में होते हैं। लॉजिक गेटों का उपयोग करके इन्हें आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। डिजिटल सिग्नल स्पंद के रूप में होते हैं। लॉजिक गेटों का उपयोग करके इन्हें आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। डिजिटल सिग्नल स्पंद के रूप में होते हैं। लॉजिक गेटों का उपयोग करके इन्हें आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। इसे आसानी से क्या किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। डिजिटल संचार में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। डिजिटल संचार में कौन कौन सी विशेषताएं होती है भाई, इस चीज को हम लोग यहां से जानते हैं। डिजिटल संचार में कौन कौन सी विशेषताएं होती है डिजिटल संचार में, तो डिजिटल संचार में क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल स्पंद के रूप में होते हैं, पल्स के रूप में होते हैं। डिजिटल सिग्नल किसके रूप में होते हैं, पल्स के रूप में होते हैं। लॉजिक गेटों का उपयोग करके इन्हें आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। लॉजिक गेटों का उपयोग करके इन्हें क्या किया जा सकता है, आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। लॉजिक गेटों का उपयोग करके इन्हें आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें एक ही चैनल, दूसरा
इसमें एक ही चैनल अथवा आवृत्ति, इसमें एक ही चैनल अर्थात आवृत्ति प्रास, इसमें एक ही चैनल अर्थात आवृत्ति प्रास में बहुत ही सूचनाओं का प्रसारण किया जा सकता है, बहुत ही सूचनाओं का प्रसारण किया जा सकता है, बहुत ही सूचनाओं का क्या किया जा सकता है, प्रसारण किया जा सकता है। तो पहला कंटेंट के हिसाब से आप लोग बोलोगे तो क्या हो जाएगा भाई कि डिजिटल सिग्नल स्पंदक रूप में होते हैं, डिजिटल सिग्नल स्पंदक रूप में होते हैं, डिजिटल सिग्नल स्पंदक रूप में होते हैं। लॉजिक गेटों का उपयोग करके इन्हें आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, लॉजिक गेटों का उपयोग करके इन्हें आसानी से क्या किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, लॉजिक गेटों का उपयोग करके इन्हें आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। डिजिटल सिग्नल स्पंदक रूप में होते हैं, लॉजिक गेटों का उपयोग करके इन्हें आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। डिजिटल सिग्नल स्पंदक रूप में होते हैं, लॉजिक गेटों का उपयोग करके इन्हें आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें एक ही चैनल अर्थात आवृत्ति परास के, इसमें एक ही चैनल अर्थात आवृत्ति परास में बहुत सी सूचनाओं का प्रसारण किया जाता है, बहुत सी सूचनाओं का क्या किया जाता है, प्रसारण किया जाता है, बहुत सी सूचनाओं का क्या किया जाता है, प्रसारण किया जाता है। तो पहला कंटेंट के अनुसार से आप लोग पूछा जाएगा कि डिजिटल संचार की कौन कौन सी विशेषताएं, तो आप लोग यहां से बता सकते हैं कि डिजिटल संचार में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला डिजिटल सिग्नल स्पंदक रूप में होते हैं, पहला डिजिटल सिग्नल स्पंदक रूप में होते हैं। दूसरा लॉजिक गेटों का उपयोग करके इन्हें आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, लॉजिक गेटों का उपयोग करके इन्हें आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। डिजिटल सिग्नल स्पंदक रूप में होते हैं, लॉजिक गेटों का उपयोग करके इन्हें आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, इसे आसानी से क्या किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। क्लियर? तो डिजिटल संचार की विशेषताएं, डिजिटल संचार की विशेषताएं के माध्यम से हम लोग इस चीज को जानते हैं। डिजिटल संचार की विशेषताएं कौन कौन सी होती है, इस चीज को हम लोग यहां से देखते हैं भाई। तो डिजिटल संचार में निम्नलिखित विशेषताएं होती है, डिजिटल संचार में निम्नलिखित विशेषताएं होती है, डिजिटल संचार में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला डिजिटल सिग्नल स्पंदक के रूप में होते हैं, लॉजिक गेटों का उपयोग करके इन्हें आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, आसानी से क्या किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। डिजिटल संचार में निम्नलिखित विशेषताएं होती है, डिजिटल संचार में डिजिटल सिग्नल स्पंदक रूप में होते हैं, लॉजिक गेटों का उपयोग करके इन्हें आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें एक ही चैनल अर्थात आवृत्ति परास में बहुत से सूचनाओं का प्रसारण किया जाता है, इसमें एक ही चैनल अर्थात आवृत्ति परास में बहुत से सूचनाओं का क्या किया जाता है, प्रसारण किया जाता है, प्रसारण किया जाता है। ठीक है? तो डिजिटल सिग्नल के बेस पे जब भी आप लोग क्वेश्चन पूछेगा कि डिजिटल सिग्नल किसके रूप में होते हैं, तो डिजिटल सिग्नल किसके रूप में होते हैं भाई, तो डिजिटल सिग्नल यहां से हमारे पास किस किस कंटेंट के हिसाब से है। ठीक है? तो डिजिटल सिग्नल भी आपके पास यहां पर किस किस कंटेंट के हिसाब से है, तो डिजिटल सिग्नल स्पंदक रूप में होते हैं, लॉजिक गेटों का उपयोग करके इन्हें आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें एक ही चैनल अर्थात आवृत्ति परास में बहुत सी सूचनाओं का प्रसारण किया जाता है। क्लियर? तो डिजिटल संचार में लिखित विशेषताएं होती है, पहला डिजिटल सिग्नल स्पंदक रूप में होते हैं, लॉजिक गेटों का उपयोग करके इन्हें आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरा, इसमें एक ही चैनल अर्थात आवृत्ति परास में बहुत सी सूचनाओं का प्रसारण किया जा सकता है, प्रसारण क्या किया जा सकता है, किया जा सकता है। क्लियर? तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज को बता सकते हैं भाई कि ये किस किस कंटेंट के हिसाब से हो जाएगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। क्लियर? तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को आगे सॉल्व कर सकते हैं भाई कि किस किस कंटेंट के हिसाब से होते जाएगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। क्लियर? तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई, ये किस कंटेंट के हिसाब से हो जाएगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। क्लियर? तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या चीज आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा, ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं भाई, सॉल्व करते हुए चलते हैं कि ये किस किस के कंटेंट के हिसाब से आते जाता है, किस किस के बेसिस पे आते जाता है। क्लियर? तो चलिए इस कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हैं। डिजिटल संचार, डिजिटल संचार में निम्नलिखित विशेषताएं होती है, डिजिटल सिग्नल स्पंदक के रूप में होते हैं, डिजिटल सिग्नल स्पंदक के रूप में होते हैं, लॉजिक गेटों का उपयोग करके इन्हें आसानी से उत्पन्न किया जाता है। ठीक है? तो डिजिटल सिग्नल को हम लोग किस रूप में उपयोग करते हैं, तो डिजिटल सिग्नल को हम लोग लॉजिक गेटों का उपयोग करके आसानी से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो डिजिटल संचार में निम्नलिखित विशेषताएं होती है, डिजिटल संचार में निम्नलिखित विशेषताएं होती है, डिजिटल संचार सिग्नल स्पंदक रूप में होते हैं, लॉजिक गेटों का उपयोग करके इन्हें आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें एक ही चैनल अर्थात आवृत्ति परास में बहुत सी सूचनाओं का प्रसारण किया जाता है, इसमें एक ही चैनल अर्थात आवृत्ति परास की में बहुत सी सूचनाओं का क्या किया जाता है, प्रसारण किया जाता है। इसमें एक ही चैनल अर्थात आवृत्ति परास में बहुत सी सूचनाओं का क्या किया जाता है, प्रसारण किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, तो इसका प्रसारण किया जाता है भाई। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज को जान सकते हैं कि ये किस किस कंटेंट के हिसाब से आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा। क्लियर? तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास जो भी चीज आएगा वो किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा, किस किस के बेसिस में रहेगा, ये सारे चीज को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये किस किस कंटेंट के हिसाब से रहेगा, किस किस के बेसिस पे रहेगा। क्लियर? तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देखते हैं, तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा, ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। डिजिटल संचार के मुख्यतः विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला
जो विशेषता है वो क्या है आप लोगों का, पहला जो विशेषता है वो आप लोगों का क्या है, डिजिटल सिग्नल स्पंदक के रूप में होते हैं, लॉजिक गेटों का उपयोग करके इन्हें आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरा, इसमें एक ही चैनल अर्थात आवृत्ति प्रास में बहुत से सूचनाओं का प्रसारण किया जा सकता है। इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है, इसकी गुणवत्ता क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है, इसकी गुणवत्ता क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है भाई, इसकी गुणवत्ता क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये किस कंटेंट के हिसाब से आएगा, किसके बेसिस पे आएगा। तो डिजिटल संचार में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। डिजिटल सिग्नल स्पंदक के रूप में होते हैं, लॉजिक गेटों का उपयोग करके इन्हें आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें एक ही चैनल अर्थात आवृत्ति प्रास की बहुत सी सूचनाओं का क्या किया जाता है, प्रसारण किया जाता है। इसमें एक ही चैनल अर्थात आवृत्ति प्रास से बहुत सी सूचनाओं का प्रसारण किया जाता है। और तीसरा कंटेंट होता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। इसकी जो गुणवत्ता होती है वो क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है भाई। ठीक है, डिजिटल संचार की जो गुणवत्ता होती है वो बहुत ही क्या होती है, अच्छी होती है। डिजिटल संचार की विशेषता के बेस पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो इसकी जो गुणवत्ता होती है वह क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही क्या होती है, अच्छी होती है। तो डिजिटल सिग्नल स्पंदक के रूप में होते हैं, लॉजिक गेटों का उपयोग करके इन्हें आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें एक ही चैनल अर्थात आवृत्ति प्रास में बहुत सी सूचनाओं का प्रसारण किया जा सकता है। इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नल स्पंदक के रूप में होते हैं। डिजिटल सिग्नल किसके रूप में होते हैं, स्पंदक के रूप में होते हैं। लॉजिक गेटों का उपयोग करके इन्हें आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें एक ही चैनल अर्थात आवृत्ति प्रास में बहुत सी सूचनाओं का प्रसारण किया जा सकता है। इसकी गुणवत्ता बहुत ही अच्छी होती है, इसकी गुणवत्ता बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नल स्पंदक के रूप में होते हैं, लॉजिक गेटों का उपयोग करके इन्हें आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें एक ही चैनल अर्थात आवृत्ति प्रास में बहुत से सूचनाओं का प्रसारण किया जा सकता है। डिजिटल सिग्नल स्पंदक के रूप में होते हैं, लॉजिक गेटों का उपयोग करके इन्हें आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें एक ही चैनल अर्थात आवृत्ति प्रास में बहुत से सूचनाओं का प्रसारण किया जा सकता है। इसकी गुणवत्ता बहुत ही अच्छी होती है। डिजिटल सिग्नल स्पंदक रूप में होते हैं। डिजिटल सिग्नल किस रूप में होते हैं भाई, डिजिटल सिग्नल स्पंदक रूप में। डिजिटल सिग्नल को आसानी से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, लॉजिक गेटों का उपयोग करके डिजिटल सिग्नल को हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक से अधिक सूचनाओं का प्रसारण किया जा सकता है। जी बिल्कुल, इसमें एक ही चैनल की आवृत्ति प्रास में बहुत सी सूचनाओं का, मतलब एक ही आवृत्ति प्रास, उसकी जो रेंज है वो एक ही इक्वल के बेस पे रहेगा, जिसमें हम लोग बहुत सारी सूचनाओं का प्रसारण कर सकते हैं। तीसरा, इसकी गुणवत्ता बहुत ही अच्छी होती है। ये नहीं कि ये आप लोग को सस्ता हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसकी गुणवत्ता बहुत ही अच्छी होती है, मतलब टिकाऊपन भी होती है और अच्छे तरीके से संचार के माध्यम में आप लोगों का काम करती है। ठीक है, इसमें ये नहीं आती कि इसकी गुणवत्ता ठीक नहीं होती है, ऐसे टाइप से नहीं है। क्लियर। चौथा को हम लोग देखते हैं, डिजिटल परिपथ पर बाह्य शोर, नॉइस, जो नॉइस जो साउंड होता है ना, शोरगुल। डिजिटल परिपथ पर बाह्य शोर या गतिरोध या इंटरफ्रेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। ठीक है, इस कारण से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है भाई। देखिए, तो डिजिटल परिपथ पर बाह्य शोर या गतिरोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डिजिटल परिपथ पर बाह्य शोर या गतिरोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डिजिटल परिपथ पर बाह्य शोर या गतिरोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो डिजिटल परिपथ पर बाह्य शोर या गतिरोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस पे देखिए, तो डिजिटल परिपथ पर बाह्य शोर या गतिरोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका कारण यह है कि डिजिटल परिपथ में वोल्टेज के यथार्थ मान की, ठीक है, डिजिटल परिपथ पर बाह्य शोर या गतिरोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डिजिटल परिपथ पर बाह्य शोर या गतिरोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका कारण यह है कि डिजिटल परिपथ में वोल्टेज के यथार्थ मान की आवश्यकता नहीं होती है। यथार्थ मान की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें केवल लो या हाई प्रास से ही मतलब होता है। या तो लो हो जाएगा या तो हाई हो जाएगा। इसके बीच वाला सिद्धांत यहाँ पर काम नहीं आएगा भाई। क्लियर। तो इसी चीज को बोला जा रहा है कि डिजिटल परिपथ पर बाह्य शोर या गतिरोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डिजिटल परिपथ पर बाह्य शोर या गतिरोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका कारण यह है कि डिजिटल परिपथ में वोल्टेज के यथार्थ मान की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें केवल लो या हाई प्रास से ही मतलब होता है। क्लियर। डिजिटल परिपथ पर बाह्य शोर
डिजिटल परिपथ, डिजिटल परिपथ पर बाह्य शोर, डिजिटल परिपथ पर बाह्य शोर या गतिरोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता भाई, का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका कारण यह है कि डिजिटल परिपथ में वोल्टेज के यथार्थ मान को आवश्यकता नहीं होती है। क्या नहीं होती है? आवश्यकता नहीं होती है। इसमें केवल लो या हाई पास से ही मतलब होती है। हाई पास से ही क्या होती है? मतलब होती है। क्लियर? तो इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई कि डिजिटल संचार के विशेषताएं में, कि डिजिटल संचार में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला, डिजिटल सिग्नल स्पंद के रूप में होते हैं। लॉजिक गेटों का उपयोग करके इन्हें आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें एक ही चैनल अर्थात आवृत्ति परास में बहुत सी सूचनाओं का प्रसारण किया जा सकता है। इसकी गुणता बहुत ही अच्छी होती है। डिजिटल परिपथ पर बाह्य शोर या गतिरोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है भाई। इसका कारण यह है कि डिजिटल परिपथ में वोल्टेज के यथार्थ मान को आवश्यकता नहीं होती है। यथार्थ मान की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसमें केवल लो या हाई का ही मतलब होता है। इसमें या तो लो के बेस पे रहेगा या तो किसके बेस पे रहेगा भाई? हाई के बेस पे रहेगा। बस इन दोनों से आप लोगों का क्या है? मतलब होता है, बाकी से इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो डिजिटल संचार में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। डिजिटल सिग्नल स्पंद के रूप में होते हैं। बार बार इस चीज को रिपीट किया जा रहा है भाई, आप लोग लिखते जाइए और बार बार उस चीज को दोहराते जाइए और बार बार उसको बोल करके लिखे, क्योंकि जितना ज्यादा कंटेंट आप लोग लिखेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। क्लियर? इस कंटेंट के हिसाब से हो जाएगा और इसके हिसाब से हो जाएगा। क्लियर? तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास जो चीज आएगा वो किस किस के बेसिस पे आएगा और किस किस कंटेंट के हिसाब से आएगा, ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं भाई कि ये किस किस के बेसिस पे आते जाएगा और किस किस कंटेंट के एकोर्डिंग में आते जाएगा। क्लियर? तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये किस कंटेंट के हिसाब से आएगा और किसके बेसिस पे आएगा। ये सारे चीज को आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो जिस कंटेंट के हिसाब से आपके पास जो चीज आता है वह किस किस के बेसिस पे आएगा और किस किस कंटेंट के हिसाब से आएगा, वो सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है? तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को देखिए कि ये किस कंटेंट के हिसाब से आ रहा है और किस किस के बेसिस पे आएगा और किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में ये चलेगा। ये सारे चीज़ को आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग ये दोनों चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं? सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई। ठीक है? तो जिस तरीके से डिजिटल संचार के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि डिजिटल संचार में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। डिजिटल सिग्नल स्पंद के रूप में होते हैं। लॉजिक गेटों का उपयोग करके इन्हें आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें एक ही चैनल अर्थात आवृत्ति परास से बहुत सी सूचनाओं का प्रसारण किया जा सकता है। इसकी गुणता बहुत ही अच्छी होती है। इसकी गुणता क्या होती है? बहुत ही अच्छी होती है। डिजिटल परिपथ पर बाह्य शोर या गतिरोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई भी प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। अब पांचवा चीज देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी का पांचवा कंटेंट को हम लोग देखते हैं। एनालॉग परिपथ में संधारित्र, प्रेरक कुंडलियां या ट्रांसफार्मर आदि का उपयोग किया जाता है। एनालॉग परिपथ में संधारित्र, प्रेरक कुंडलियां, ट्रांसफार्मर आदि का उपयोग किया जाता है। ठीक है? जबकि डिजिटल परिपथ में लॉजिक गेटों का उपयोग किया जाता है। जबकि डिजिटल परिपथ में किसका उपयोग किया जाता है? लॉजिक गेटों का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? लॉजिक गेटों का उपयोग किया जाता है। एनालॉग परिपथ में संधारित्र, प्रेरक कुंडलियां, एनालॉग परिपथ में संधारित्र, प्रेरक कुंडलियां, ट्रांसफार्मर आदि का उपयोग किया जाता है। जबकि डिजिटल परिपथ में लॉजिक गेटों का उपयोग किया जाता है। लेकिन डिजिटल के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं, लेकिन डिजिटल परिपथ बनाना क्या होता है? बहुत ही आसान होता है भाई।
भाई, डिजिटल परिपथ बनाना बहुत ही क्या होता है, आसान होता है। डिजिटल परिपथ बनाना बहुत ही आसान होता है। डिजिटल सिग्नलों की उपयुक्त विशेषताओं के कारण आजकल डिजिटल संचार अधिक लोकप्रिय होते जा रहा है। डिजिटल संचार के कारण, ये आप लोगों का डिजिटल संचार के कारण इसके उपयुक्त जो विशेषताएं हैं, इन सबको देख करके हमारे पास जो डिजिटल संचार है वो अधिक क्या होते जा रहा है, लोकप्रिय होते जा रहा है। क्लियर। तो डिजिटल सिग्नलों की उपयुक्त विशेषताओं के कारण, डिजिटल सिग्नलों की उपयुक्त विशेषताओं के कारण आजकल डिजिटल संचार, आप लोग मार्केट में भी देखे होंगे कि डिजिटल संचार कितना लोकप्रिय होते जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जैसे मार्केट में कोई स्मार्टफोन आता है, ठीक है, जो स्मार्टफोन अच्छे चलने लगता है वो कितना लोकप्रिय होने लगता है। ठीक है, सभी उसको परचेस करते हैं उसकी क्वालिटी के बेस पे, उसके रैम के बेस पे। ठीक है, तो चलिए इसी चीज को देखते हैं। डिजिटल परिपथ बनाना बहुत ही आसान होता है। डिजिटल सिग्नलों के उपयुक्त विशेषताओं के कारण आजकल डिजिटल संचार अधिक लोकप्रिय होते जा रहा है। वर्तमान में हम जो टीवी सिग्नल चैनल देखते हैं, वर्तमान में हम जो टीवी चैनल देखते हैं उनमें से अधिकांश का प्रसारण डिजिटल सिग्नल में हो रहा है। डिजिटल संचार में एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में रूपांतरित कर प्रसारित किया जाता है। रूपांतरित कर क्या किया जाता है, प्रसारित किया जाता है। तो वर्तमान में हम जो टीवी चैनल देखते हैं भाई, उनमें से अधिकांश का प्रसारण डिजिटल सिग्नल में हो रहा है, जो कि डिजिटल संचार में एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में रूपांतरित कर प्रसारित किया जाता है। क्लियर। तो अगर हम लोग इस चीज को परिभाषा के बेस पे देखेंगे तो जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में रूपांतरित करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में रूपांतरित करता है, उसे एडी परिवर्तक तथा जो परिपथ डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है उसे डीए परिपथ कहते हैं, उसे डीए परिवर्तक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, डीए परिवर्तक कहते हैं। मतलब जो आप लोगों का एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में परिवर्तित करता है उसको एडी कहते हैं, और जो डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित करता है उसको डीए कहते हैं। तो यहां से देखिए, ए एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कर रहा है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में रूपांतरित करता है उसे एडी कहते हैं, और जो परिपथ डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है उसे डीए के माध्यम से हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो एनालॉग परिपथ में संधारित्र प्रेरक कुंडलिया के बेस पे भी हम लोग इस चीज को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका आगे का कंटेंट थोड़ा सा बचा है, उसको हम लोग नेक्स्ट कंटेंट में देखते हैं।